गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ सुजीत कुमार। मैं एक नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर हूँ एट विमेंस हॉस्पिटल एंड साथ ही साथ मैं एज ए फैकल्टी भी यहाँ फंक्शन कर रहा हूँ। सो एज पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर विजिटिंग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो इन हाउस स्टाफ्स, कुछ मॉड्यूल्स जैसे हमने बनाए थे उसका डिस्कशन हम कंटिन्यू करते हैं। सो आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। एज यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी प्रोफेशन कि उनके कुछ प्रिंसिपल्स हों और वो प्रिंसिपल्स हमें एक प्रोफेशनल वे पे बिहेव करने में और एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनने में बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल्स ना ही हमें कैसे फंक्शन करना है वो सिखाते हैं, बल्कि हमारे स्ट्रेंथ्स, हमारे लिमिटेशंस, सब की जानकारी हमें वहीं से पता चलती है। और हमारे प्रिंसिपल्स जो है उसको हमें एक्यूरेटली फॉलो करेंगे तो पेशेंट बेटरमेंट में भी ये काफ़ी कारगर रहेगा और साथ ही साथ एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट में और इफ़ेक्टिव इंटरवेंशंस में मददगार रहेगा और एक नर्स के लिए भी टाइम सेविंग और एक एम्पैथेटिक नर्स बनने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो देखते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग के प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं। देयर आर टोटल 12 नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स विच वी हैव, राइट। उसमें इंडिविजुअल प्रिंसिपल देखेंगे हम, हर एक प्रिंसिपल क्या कहता है और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो टू बिगिन विथ, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग इज पेशेंट इज एक्सेप्टेड एज एग्जैक्टली ही इज। मतलब पेशेंट इज एक्सेप्टेड एग्जैक्टली एज ही इज। कभी भी बहुत बार पेशेंट के बारे में हम जजमेंटल बन जाते हैं। मतलब हम जज करते हैं कि पेशेंट ऐसा होगा, ऐसा करेगा, या फिर इतना सीवियरली एग्रेसिव होगा, या फिर इस कंडीशन में है तो ऑब्वियसली पेशेंट बहुत ज़्यादा पैरानॉइड होगा, जब स्किज़ोफ्रेनिया की बात हम करते हैं। तो हमेशा जजमेंटल बनने की ज़रूरत नहीं होती है, राइट, और नहीं भी होना चाहिए। इस पे पेशेंट ट्रीटमेंट में काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं in terms of providing effective nursing interventions or nursing care to the patient। तो पेशेंट जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कभी भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बनते हैं कि नॉन जजमेंटल एंड नॉन पेनेटिव। कभी भी पेशेंट के बारे में जजमेंटल मत बने कि इस तरह का पेशेंट आएगा तो यही बिहेवियर्स के साथ आएगा और इस बिहेवियर्स के साथ आएगा तो हमें इस तरह से ट्रीट करना होगा या इस चीज़ें करनी होंगी। अगर हमने पहले ही प्री कंसीव्ड आइडिया के साथ या प्री कंसीव्ड माइंडसेट के साथ जाएंगे तो पेशेंट के साथ डील करने में दिक्कत होगी। उसके अलावा बीइंग सिंसियरली इंटरेस्टेड इन द पेशेंट, हमेशा ये कोशिश करें। एक सक्सेसफुल नर्स वही होता है जो अपने पेशेंट के बारे में पूरी जानकारी रखे और पूरी शिद्दत के साथ उसके बेटरमेंट के लिए काम करे। तो सिंसियरली इंटरेस्टेड का मतलब ये है कि बहुत बार पेशेंट आपको बहुत सारे डिटेल्स वगैरह देगा, उस दौरान आपके अपने लिमिटेशंस भी हो सकते हैं, तो उसको अपने लिमिटेशंस, अपने स्ट्रेंथ्स को अवॉइड करके पेशेंट में इंटरेस्ट दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए आपके अपने कुछ पर्सनल इश्यूज़ चल रहे हैं, उस दौरान पेशेंट आपसे कुछ बात करना चाहता है, तो आपके दिमाग में वो चीज़ चल रही है, दूसरे कोई टॉपिक्स चल रहे हैं या दूसरा कोई प्रॉब्लम्स चल रहा है और आप पेशेंट को वो टाइम नहीं देते हैं या वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं उसमें, उसकी बात सुनने में, तो ये पेशेंट के एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा उसके लिए। मतलब वो अपनी बात पूरी तरह से कह नहीं पाएगा और आपका एक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप जो बनना है वो बन नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं हमेशा पेशेंट में सिंसियरली इंटरेस्ट दिखाएं। मतलब कि पेशेंट जब भी कुछ बात करता है तो उसको एक्टिवली सुने। एक्टिव लिसनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा पेशेंट के हर एक कोई भी एक्टिविटी हो या कुछ भी पेशेंट के रिलेटेड हम एक्टिविटी या कुछ परफॉर्म करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें हमारा 100% इंटरेस्ट दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके अलावा रिकग्नाइजिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन फीलिंग्स विच पेशेंट में एक्सप्रेस। जैसे मैंने कहा, बहुत बार पेशेंट आपके ट्रस्ट करके बहुत सारी फीलिंग्स आपको दिखाता है या फिर दिखाने की कोशिश करता है, तो आपको उन फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, राइट। कुछ केसेस में ऐसे भी होता है कि पेशेंट कुछ कह नहीं पाता है, लेकिन उसके हाव भाव से, उसके ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन से आपको पता करना ज़रूरी होता है कि हाँ पेशेंट ये कहना चाहता है। जब आप ये इस हद तक आप काम करना सीख जाओगे तो आप एक सक्सेसफुल मेंटल हेल्थ नर्स बन सकते हो। जैसे कि हमने कहा, फर्स्ट वन बीइंग नॉन जजमेंटल। कभी भी जजमेंटल मत बने पेशेंट्स के कंडीशन के रिलेटेड या पेशेंट्स के सिम्टम्स के रिलेटेड या पेशेंट्स की करंट सिचुएशन के रिलेटेड या पेशेंट के बिहेवियर के रिलेटेड। उसके अलावा बीइंग सिंसियरली इंटरेस्टेड इन द पेशेंट। और थर्ड वन है रिकग्नाइजिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन फीलिंग्स विच पेशेंट में एक्सप्रेस। नेक्स्ट वन है टॉकिंग विथ ए पर्पस। हमेशा एक पर्पस के साथ पेशेंट के साथ बात करना ज़रूरी है। घुमा फिरा के चीज़ें ना बात करें और रीअश्योर करते रहे पेशेंट को
और कुछ चीज़ों में पेशेंट के साथ मिल के टारगेट सेट करना, गोल अचीव करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सब हम कब कर सकते हैं? जब हम एक कॉमन इंटरेस्ट या पर्पस के साथ पेशेंट से हम बात करते हैं। सो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा लिसनिंग, लिसनिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर हम किसी की बात सही से नहीं सुनेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। अगर हम सही से नहीं समझेंगे तो पेशेंट के प्रॉब्लम हम गलत इंटरप्रेट भी कर सकते हैं, और गलत इंटरप्रेट करना मतलब गलत इंटरवेंशंस के साथ जाना। तो इसीलिए एक एक्टिव लिसनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा लिसनिंग में बहुत बार आपको एक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप रैपो या नर्स पेशेंट रिलेशनशिप बनाने में बहुत मददगार रहता है। जब पेशेंट को पता चलता है कि आप उसकी प्रॉब्लम सुनना चाहते हो, आप सुन रहे हो और आप अपना पूरा समय उसको दे रहे हो, तो पेशेंट बहुत बार अपनी अंदर की दबी हुई भावना भी आपके साथ शेयर करता है। तो उसकी वजह से कुछ ऐसे बिहेवियर्स जो आज तक किसी के सामने नहीं आए हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो डॉक्टर के सामने नहीं आए हैं, ना ही फैमिली मेम्बर्स के सामने आए हैं, वो सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, आपके सामने आ सकती हैं। तो वो पेशेंट के डायग्नोसिस में और साथ ही साथ पेशेंट ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा मददगार रहेगी। तो इसीलिए नर्स मस्ट बी अ वेरी वेरी गुड लिसनर। बहुत बार हम सोल्यूशन भी नहीं देते हैं, तो सिर्फ सुनना ही बहुत ज़्यादा काफ़ी होता है। तो बहुत बार पेशेंट के घर वाले कोई पेशेंट को सुन नहीं रहा है, कोई सीरियसली ले नहीं रहा है, तो उस दौरान एक नर्स एक ऐसा रोल प्ले कर सकती है जहाँ पे पेशेंट का सिर्फ सुन के ही उसका ट्रस्ट गेन कर सकती है। उस दौरान बहुत सारी चीज़ें आसान लगने लगती है इन टर्म्स ऑफ वर्किंग इन वार्ड। नेक्स्ट वन है परमिटिंग पेशेंट टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग हेल्थ फीलिंग्स। मतलब जब आप एक एक्टिव लिसनर बनेंगे तो पेशेंट को कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट भी आएगा और पेशेंट आपके सामने खुल के भी बात करेगा। कभी भी पेशेंट जब भी कोई चीज़ बताता है या कुछ चीज़ बोलता है, तो उस दौरान पेशेंट की बात ना काटें और ना ही अपनी ओपिनियंस ऐड करें। यहाँ पे पेशेंट को अलाउ करें कि पेशेंट पूरी तरह से जो भी वो फील कर रहा है वो आपके सामने एक्सप्रेस कर सके। और बहुत बार स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो होती हैं वो दबी हुई होती हैं, वो सीरियसली एक एक्सप्लोजन भी हो सकता है जब ये चीज़ होती है। तो आप उसको समझदारी के साथ आराम से पेशेंट के साथ डील करते हुए आप वो चीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत बार पेशेंट को फियर एंग्जाइटी रिलेटेड चीज़ें हैं वो बताना चाहता है, लेकिन कोई उसको सीरियसली नहीं ले रहा है या सुन नहीं रहा है, इस वजह से वो बता नहीं पा रहा है। और इसके वजह से बहुत बार पेशेंट का बिहेवियर इरिटेबल या फिर अग्रेसिव हो सकता है। उसके अलावा हॉस्टिलिटी बिहेवियर जो होता है पेशेंट हर एक के सामने नहीं बताता, लेकिन आप एक रैपो सही से बनाते हैं और नॉन जजमेंटल बन के पेशेंट की बातें सुनते हैं, और पेशेंट जैसे है वैसे उसको एक्सेप्ट करके उसकी बातें सुनते हैं और एक प्रॉपर टाइम देते हैं, तो उस दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताएगा जो कि आपको वार्ड में अपने आप को या दूसरे पेशेंट्स को या खुद पेशेंट्स को सुरक्षित रखने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। उसके अलावा सेकेंड प्रिंसिपल यूज़ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज अ थेरेपेटिक टूल। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग मतलब अपने बारे में अच्छे से जानना। एक सक्सेसफुल नर्स या मेंटल हेल्थ नर्स वही बन सकता है जिसको अपने स्ट्रेंथ, अपने लिमिटेशंस पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत बार अपने वीकनेस हैं, हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो उसके रिलेटेड बहुत बार पेशेंट पे जो इंटरवेंशंस हम लागू करने की कोशिश करते हैं या हम करने की कोशिश करते हैं इंटरवेंशंस, वो उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं क्योंकि हमारे अपने खुद के लिमिटेशंस हैं। तो अपना नॉलेज कितना है और मेरे क्या स्ट्रेंथ्स हैं, मतलब मैं टाइम मैनेजमेंट में अच्छी हूँ, एक अच्छा लिसनर हूँ, या उसके अलावा मैं पेशेंट के साथ एम्पैथेटिक वे में बिहेव कर सकती हूँ, और पेशेंस बहुत ज़्यादा है मेरे में, ये सारे मेरे स्ट्रेंथ्स हो सकते हैं। और एट द सेम टाइम मेरे लिमिटेशंस क्या है। बहुत बार पेशेंट ऐसी चीज़ें, पेशेंट को ये एहसास दिलाना ज़रूरी है कि जो आप मांगोगे, जो आपको चाहिए, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, लेकिन कुछ हद तक कुछ चीज़ें मेरे हद से भी बाहर हैं। तो वो हम तभी कर सकते हैं जब हमारे स्ट्रेंथ्स और हमारे लिमिटेशंस हमें पता हो। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं अपने अंडरस्टैंडिंग, अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बीइंग अ नर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है टू नो अवर स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस। उसके अलावा सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स टू बी असर्टिव। बहुत बार इसका मतलब ये है कि देर आर 3 काइंड्स ऑफ बिहेवियर, जैसे कि हम जानते हैं। वन इज़ अग्रेसिव, सेकेंड वन इज़ असर्टिव, थर्ड वन इज़ सबमिसिव। अग्रेसिव कोई भी चीज़ गुस्से में कहना या गुस्से से अपना काम करवाना या गुस्से में बोलना। अग्रेसिव बिहेवियर के साथ वार्ड में काम नहीं हो सकता व्हेन यू आर डीलिंग विद साइकेट्रिक पेशेंट्स। सेकेंड वन
सबमिसिव बिहेवियर के साथ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज़ पे आप पेशेंट को सॉरी बोलोगे, अपने खुद के गिल्ट में रहोगे, तो ऑब्वियसली वो चीज़ उतनी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इसीलिए अगर आप अपने स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस जानते हैं कि क्या मैं कर सकती हूँ, किस हद तक कर सकती हूँ, कितना मैं पेशेंट को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकती हूँ, तो तब आपको एक असर्टिव तरीके में बिहेव करने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है, एक असर्टिव तरीके से डील करने में विद द पेशेंट्स चॉइसेस और इंटरेस्ट और नीड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी इज द की। ये थर्ड प्रिंसिपल है। कंसिस्टेंसी इज यूज टू कॉन्ट्रीब्यूट टू पेशेंट सिक्योरिटी। पेशेंट सिक्योरिटी में हमारी कंसिस्टेंसी बहुत बहुत कारगर होती है। कंसिस्टेंसी का मतलब इन टर्म्स ऑफ वर्ड हो गया, कंसिस्टेंसी इन एटीट्यूड ऑफ द स्टाफ। जैसे हम बोल रहे हैं स्टाफ के एटीट्यूड में कंसिस्टेंसी होना ज़रूरत है। वार्ड के जो भी रूटीन्स हम फॉलो करते हैं उसमें भी कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है स्थिरता। अगर हम सही तरीके से बिना इमोशनल डिस्टर्बेंस के साथ और हमारा काम कंटिन्यूस बेसिस पे अच्छे से एक प्रोग्रेसिव वे में रहेगा, तो ये पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे कंसिस्टेंसी इन द एटीट्यूड ऑफ द स्टाफ, वार्ड रूटीन एंड डिफाइनिंग द लिमिटेशंस प्लेस्ड ऑन द पेशेंट्स। इन चीज़ों में कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंट सेफ्टी में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है, क्योंकि वार्ड रूटीन में जिस तरह से हम वार्ड के डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करते हैं या फिर वार्ड्स का एनवायरनमेंट बना के रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें पेशेंट के बेटरमेंट में बहुत ज़्यादा मददगार होती है। तो ये थर्ड प्रिंसिपल इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में फोर्थ प्रिंसिपल है रीअश्योरेंस शुड बी गिवन इन ए सब्टल एंड एक्सेप्टेबल मैनर। रीअश्योरेंस का मतलब होता है जब भी कोई पेशेंट ऐसी फीलिंग्स जाहिर करता है तो उसको बताना, उसको एक्सेप्टेबल लेवल पे उसको रीअश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि पेशेंट कोई बिहेवियर आपको दिखा दिया कि बहुत ज़्यादा पेशेंट मान के चलिए पेशेंट डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस है, तो कहीं ना कहीं पेशेंट को रीअश्योर करना है कि आगे चल के सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और हम ये चीज़ करेंगे, इस तरह से आपके ट्रीटमेंट का प्लान चल रहा है और आगे हर एक चीज़ अपने तरीके से सही हो जाएगी। ये रीअश्योर करना बहुत ज़्यादा, रीअश्योरेंस का मतलब होता है एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना पेशेंट को, कि पॉजिटिवली एक अप्रोच दिखाना कि आगे चल के सब ठीक होने वाला है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक्सेप्टेबल मैनर इसीलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि बहुत बार पनिशमेंट्स या फिर एक अवॉइडेंस बिहेवियर टूवर्ड्स पेशेंट, ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है क्योंकि पेशेंट के फ़ायदेमंद नहीं होती हैं ये चीज़ें। तो इसीलिए रीअश्योरेंस शुड बी गिवन इन सब्टल एंड एक्सेप्टेबल मैनर, राइट। ये फोर्थ प्रिंसिपल। नेक्स्ट वन हम बात कर रहे हैं पेशेंट बिहेवियर इज चेंज थ्रू इमोशनल एक्सपीरियंस एंड नॉट बाय रैशनल इंटरप्रिटेशन। मेजॉरिटी ऑफ साइकेट्रिक जो भी कंडीशंस जो हम ट्रीट करते हैं या फिर साइकेट्री में साइकेट्रिक फील्ड में जब हम काम करते हैं, बहुत सारा काम इमोशनल बेसिस पे होता है, ना कि रैशनल बेसिस पे। लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट में हो सकता है, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू द साइकेट्री, इमोशनल चीज़ों को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं नर्स हैज़ टू बी बीइंग सिंपैथेटिक, एम्पैथेटिक होना ज़रूरी है, जेन्यूननेस होना ज़रूरी है, और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो एक बेटर पेशेंट ट्रीटमेंट में मददगार रहेंगी। जैसे कि हम बोल रहे हैं बिहेवियर चेंज थ्रू इमोशनल एक्सपीरियंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ऐड करें कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस, ये हम भी जानते हैं, ये पेशेंट भी जानता है, लेकिन इसको एक सही तरीके से बताना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा ज़रूरी कैसे? इन टर्म्स ऑफ पेशेंट को प्यार से समझाने की कोशिश करें कि इससे उनको क्या नुकसान हो सकता है, उनकी फैमिली को क्या नुकसान हो सकता है, आगे चल के जो ट्रीटमेंट में होगा वो कैसे ट्रीटमेंट उनको असरदार नहीं रहेगा। ये एक हम इमोशनल वे पे समझाते हैं तो पेशेंट को समझने में आसानी होगी, लेकिन वही हम अग्रेसिव या फिर एकदम से उसको बोलें कि ये रूल्स रेगुलेशंस हैं, आपको ऐसे ही करना है, यही चीज़ होनी है, तो अगेन वो पेशेंट को वो बिहेवियर और ज़्यादा करने में मोटिवेट कर सकती है। क्योंकि बहुत बार पेशेंट ऐसे भी होते हैं जब उनको कोई चीज़ मना किया जाए तब वो और ज़्यादा करने के लिए उत्सुक होते हैं वो सारी चीज़ें। तो इसलिए हम बोल रहे हैं पेशेंट बिहेवियर इज चेंज थ्रू इमोशनल एक्सपीरियंसेस एंड नॉट बाय रैशनल इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट वन हम बात कर रहे हैं सिक्स्थ वन, अननेसेसरी इंक्रीज इन पेशेंट एंग्जाइटी शुड बी अवॉइडेड। एंग्जाइटी मतलब घबराहट। पेशेंट की घबराहट बढ़ाने वाली जो भी चीज़ होती है
जो ज़रूरतमंद नहीं है उनको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घबराहट हम कम करना हमारा काम है, पेशेंट का घबराहट बढ़ाना हमारा काम नहीं है। तो बीइंग अ नर्स, एक मेंटल हेल्थ नर्स, क्या करना चाहिए? कब पेशेंट डरता है, यूजुअली हम बोलते हैं कब पेशेंट घबराए हुए नजर आता है, जब नर्स खुद घबराई हुई लगती है। हमें चाहे बहुत सारी चीज़ों में हम कॉन्फिडेंट ना हो, लेकिन हमें हमारे इमोशंस को कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने वीकनेसेस को जाहिर ना करें, अपनी एंग्जाइटी या घबराहट को जाहिर ना करें, उसकी वजह से पेशेंट में भी घबराहट हो सकती है। तो शोइंग नर्सेस ओन एंग्जाइटी शुड बी अवॉइडेड। शोइंग अटेंशन टू द पेशेंट डेफिसिट्स, अगर पेशेंट में स्पेसिफिक कोई कमजोरी है तो उसको बार बार पॉइंट आउट करके ना बताएं कि ये तुम्हारी कमजोरी है, तो उसके वजह से पेशेंट और भी एंक्शियस फील करना शुरू करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम बोलें कि पेशेंट को अटेंशन या फोकस करने में दिक्कत है, हम उसको कोई टास्क दे रहे हैं कॉग्निटिव रिलेटेड, और कॉग्निटिव रिलेटेड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क दे दिया, और फिर हम उसको बोलें कि आप कर नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को, और हम लगातार उसको पॉइंट आउट करते रहेंगे कि नहीं आपसे हो नहीं पा रहा है ये चीज़। तो जब ऐसे बात करते हैं या फिर ऐसी चीज़ बताते हैं तो पेशेंट ऑब्वियसली एंक्शियस मोड में चला जाएगा, और ज़्यादा एंक्शियस या घबराहट उसको होगी, उसके वजह से वार्ड में डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, पेशेंट के इमोशनल स्टेट्स में भी डिफ्रेंशिएट या फिर डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो इसीलिए अवॉइड डूइंग दिस। नेक्स्ट वन, मेकिंग द पेशेंट टू फेस रिपीटेड फेल्यूर्स। रिपीटेड फेल्यूर्स मतलब जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया अभी कॉग्निटिव सेशन का, पेशेंट को मैंने कोई वर्कशीट सॉल्व करने दी और वो वर्कशीट पेशेंट के लेवल के ऊपर है, और पेशेंट का अभी अटेंशन, फोकस या कंसंट्रेशन उतना नहीं है जितना होना चाहिए, या फिर उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए होना ज़रूरी है, और हम उसको वही टास्क बार बार दे रहे हैं और फिर उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आप ये नहीं कर पा रहे हो, और रेगुलर फेलियर्स पे हम पॉइंट कर रहे हैं, या फिर पेशेंट रेगुलर फेलियर्स फेस कर रहा है क्योंकि आपने टास्क ही वैसे दिए हैं कि वो फेल हो जाए, तो ये भी पेशेंट के एंग्जाइटी बढ़ाने में बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो इसीलिए टास्क ऐसे चुने, सिंपल टास्क चुने, पेशेंट के लेवल के हिसाब से चुने, और हो सके तो उससे थोड़ा कम वाले ही चुने, क्योंकि जब कोई चीज़ पेशेंट अकम्प्लिश करता है तो उसको सेंस ऑफ एक होप मिलती है, जहाँ पे पेशेंट कॉन्फिडेंट महसूस करना शुरू हो जाता है, उसका सेल्फ एस्टीम में एनहांसमेंट होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए फेलियर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दे, टास्क अचीवमेंट्स पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, और टास्क ऐसे दे तो कि अचीव हो जाए। उसके अलावा हम बात करते हैं प्लेसिंग डिमांड ऑन पेशेंट विथ ही ऑब्वियसली कैन नॉट मीट। जैसे हम पेशेंट को बोल रहे हैं पेशेंट सीवियरली डिप्रेस्ड है और उसका आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि कोई एक्टिविटी में जाके अटेंड करे, या फिर उसको कोई एक स्पेसिफिक एक्टिविटी बिल्कुल पसंद नहीं है, वो चीज़ करना उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और हम फोर्सफुली उसको वहाँ पे ले जाके बिठाएंगे या फिर वो चीज़ करवाने में उसको मजबूर करेंगे, तो ऑब्वियसली पेशेंट को इरिटेबल होगा, या एंग्जाइटी होगी, या अग्रेसिव भी हो सकता है। समटाइम्स एंग्जाइटी या एंग्शियस बिहेवियर में टर्न्स इनटू अग्रेसिव बिहेवियर। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है प्लेसिंग डिमांड्स ऑन पेशेंट विच ही ऑब्वियसली कैन नॉट। और दूसरी चीज़, इसका दूसरा एग्जांपल ऐसे भी दे सकते हैं कि पेशेंट एडीएल परफॉर्मेंस में बहुत पुअर है, कि पेशेंट अपना खुद का ध्यान, सेल्फ केयर नहीं रख पा रहा है, उस दौरान बीइंग अ नर्स हमें क्या करना चाहिए, पेशेंट के साथ रह के वो एक्टिविटी करवाने में मदद करनी चाहिए इन अ असिस्टिंग मैनर, राइट, कि हम उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने में या फिर अचीव करने में उसको असिस्ट करेंगे, रैदर देन उसको ये बोलना कि नहीं तुम जाके अकेले करके आओ, और ऐसी एक्टिविटीज़ देना जो कि हमें पता है कि वो कर नहीं पाएगा वहाँ पे। तो ये भी पेशेंट की एंग्जाइटी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है। तो इसीलिए ऐसी एक्टिविटीज़ को ध्यान से करवाएं। डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ पेशेंट्स साइकोटिक आइडियाज़। अगर पेशेंट की कोई साइकोटिक आइडियाज़ है, साइकोटिक आइडियाज़ मतलब जहाँ पे पेशेंट जो सच नहीं है उसको ही रियलिटी मानता है, तो वैसी चीज़ें अगर हमने बोल दिया कि पेशेंट बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है और हम बात सस्पिशियन के रिलेटेड ही कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पेशेंट को उससे घबराहट ज़्यादा ही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ पेशेंट को डिल्यूशन ऑफ रेफरेंस है, पेशेंट को लगता है कि मेरे बारे में लोग बात कर रहे हैं या मेरे खिलाफ ही बात कर रहे हैं, उस दौरान आपका बिहेवियर ऐसे हो गया कि आप पेशेंट के सामने कुछ फुसफुसा के भी बात कर रहे हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिसकी वजह से उसका डिल्यूशन और स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो ऑब्वियसली वो पेशेंट एंग्जाइटी में एक काफ़ी अहम रोल प्ले करता है बढ़ाने में। तो इसीलिए ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पासिंग शार्प कमेंट्स एंड शोइंग इंडिफरेंस, राइट,
पेशेंट को क्रिटिसाइज़ करना या कमेंट्स पास करना ये नहीं करना चाहिए। देखो कैसे कर रहे हो, बेमतलब का उसका मजाक बनाना या उस पर हंसना, ये ज़्यादा पेशेंट की एंग्जाइटी बढ़ा देता है। तो ऐसी चीज़ें ना करें। सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन टर्म्स ऑफ अवॉइडिंग पेशेंट एंग्जाइटी। क्या क्या करेंगे, अपने खुद की एंग्जाइटी नहीं दिखानी है, कभी भी टेंशन नहीं देंगे। पेशेंट्स के डेफिसिट्स जो हैं, पेशेंट जो चीज़ नहीं कर पा रहे उसको ज़्यादा अटेंशन ना दे, रादर दैन जो चीज़ कर पा रहा है उस पर अटेंशन दे और एक पॉजिटिव मोटिवेशन दे पेशेंट को, ताकि वो उसका सेल्फ एस्टीम और बढ़िया बना रहे हैं। उसके अलावा मेकिंग द पेशेंट टू फेस रिपीटेड फेल्यूअर्स, ऐसे टास्क ना दे जहाँ पे पेशेंट बार बार फेल हो रहा है। और उसके अलावा प्लेसिंग डिमांड्स ऑन पेशेंट विच ऑब्वियसली कैन नॉट मीट, ऐसी डिमांड्स ना रखें या ऐसे टास्क ना करवाए हैं जहाँ पे पेशेंट वो कर ही नहीं पाता है। और सेम चीज़ कॉन्ट्राडिक्शन विद पेशेंट साइकोटिक आइडियाज़, अगर पेशेंट के कोई साइकोटिक आइडियाज़ है तो आपको सोच समझ के बात करना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप बात कर रहे हैं और वो पेशेंट को कैसे एंग्जाइटी बढ़ा सकती है, वो सारी चीज़, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट वन, पासिंग शार्प कमेंट्स, कभी भी पेशेंट को क्रिटिसाइज या शार्प कमेंट्स ना पास करें। राइट। सेवेंथ प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट टू अंडरस्टैंड हिज बिहेवियर। ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है पेशेंट बताएगा नहीं यहाँ पे कि क्या वो हो रहा है, क्या फील कर रहा है, क्या महसूस कर रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव नर्स बनते हुए, एक स्किलफुल नर्स बनते हुए आपको उसके बिहेवियर के साथ एनालाइज करना है कि पेशेंट क्या कर सकता है या क्या करेगा। राइट। और फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं बहुत बार पेशेंट अग्रेसिव हो सकता है, कैसी चीज़ों से अग्रेसिव होता है ये आपको पता होना है, कब अग्रेसिव होता है ये आपको पता होना है। ये कैसे पता चलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ यूर इंटरेक्शन, जिस तरह से आप पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करते हो। ऑब्जेक्टिविटी इज एन एबिलिटी टू इवेलुएट एग्जैक्टली व्हाट द पेशेंट वांट्स टू से। बहुत बार पेशेंट मान के चलिए पेशेंट डिप्रेशन में है, ठीक है, वो पॉवर्टी ऑफ स्पीच है, वो कुछ बोल नहीं पा रहा है या बोलना नहीं चाहता है, तो उस दौरान बीइंग ए नर्स आप उसको बार बार यही पूछते रहोगे कुछ कहो, क्या चाहिए, क्या होना है। तो ऐसे पेशेंट की, जैसे हमने पिछले प्रिंसिपल में देखा था कि ये एंग्जाइटी बढ़ा देता है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन ये होता है कि आप पेशेंट को देख के इंटरप्रेट कर सके कि पेशेंट की इंटरेस्ट क्या है, पेशेंट का नीड क्या है, तो उस नीड के हिसाब से आप पेशेंट को वो इंटरवेंशंस प्रोवाइड करें, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत बार आप ऐसे पेशेंट्स देखोगे वो सब्जेक्टिव वे पे कुछ बताएंगे ही नहीं आपको, लेकिन आपको बीइंग ए स्किलफुल नर्स आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो पेशेंट के साथ इन द वार्ड। तो आप जैसे जैसे पेशेंट के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो वैसे वैसे ये आपका ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन जो स्किल है ये बढ़ता जाएगा। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट वन हम बात कर रहे हैं मेंटेन रियलिस्टिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। नर्स पेशेंट रिलेशनशिप मतलब होता है कि एक पेशेंट और नर्स के बीच में एक रैपो बनता है, एक 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 अच्छा वाला रिलेशनशिप शुरू होता है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग पेशेंट फील बेटर। राइट। फॉर एग्जाम्पल, रियलिस्टिक और प्रोफेशनल रिलेशनशिप फोकस अपॉन द पर्सनल एंड इमोशनल नीड्स ऑफ द पेशेंट एंड नॉट ऑन द नर्सेस नीड्स। ये कैसे बनता है? फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे बताएं कि एक पेशेंट के कुछ इंटरेस्ट हैं, कुछ नीड्स हैं, उसको फुलफ़िल करेगा कौन? किससे एक्सपेक्ट करते हैं जब वो पेशेंट वार्ड में होते हैं या फिर एडमिट होते हैं? तो एज़ आप सबको पता है कि डॉक्टर्स के पास टाइम कम होता है, वो बहुत कम टाइम देते हैं अपने पेशेंट्स को। हार्डली कहे तो 10 से 15 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया। 10 से 15 मिनट में बहुत सारी पेशेंट की फीलिंग जो है वो नहीं पेशेंट के साथ शेयर कर पाते हैं, डॉक्टर्स के साथ शेयर कर पाते हैं। या फिर कोई फैमिली मेम्बर, क्योंकि वो बहुत दिनों से उनको देख रहे हैं, उनके साथ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं। लेकिन बीइंग अ नर्स प्रोफेशनल, आपके साथ एक आपने अगर एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप पेशेंट के साथ बना लिया तो आपके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें वो शेयर करेंगे, एक प्रॉपर ऐसा रिलेशनशिप बनाएंगे जिसकी वजह से आगे चल के पेशेंट के ट्रीटमेंट में बहुत बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। लेकिन ये रिलेशनशिप रियलिस्टिक बेसिस पे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम ये बोले, हमने अभी कहा कि पेशेंट के इंटरेस्ट और पेशेंट के नीड पे हम बात करेंगे, राइट। अगर पेशेंट का इंटरेस्ट और नीड आपके लिमिटेशंस के बाहर है तो वो दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए पेशेंट और नर्स को क्लैरिफाई ज़रूर करना चाहिए कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, और वो भी बताएंगे कैसे, एकदम असर्टिव तरीके से, राइट। उसके अलावा हमेशा पेशेंट्स की नीड्स पे काम करें, पेशेंट के नीड्स पे, ना कि
अपने नीड्स पे कि हमें क्या अचीव करना है वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। पेशेंट को क्या चाहिए, पेशेंट का इंटरेस्ट किस में है, पेशेंट की नीड्स क्या है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस रियलिस्टिक बेस पे हम काम करेंगे तो एक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप बन सकता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अवॉइड फिजिकल एंड वर्बल फोर्स एज मच एज पॉसिबल। फिजिकल एंड वर्बल फोर्स, जैसे बहुत बार हम भी इरिटेट हो सकते हैं पेशेंट के बिहेवियर से हो, या पेशेंट की क्वेरीज से हो, या पेशेंट के घर वालों की क्वेरीज से हो, या फिर अगर मान के चलिए पेशेंट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है तो उस दौरान हो सकता है आप इरिटेट हो जाए, आप कुछ पेशेंट को बोल दो, लेकिन प्रिंसिपल्स के हिसाब से आपको ये चीज़ कभी नहीं करनी है, कभी भी नहीं करनी है। तो हाँ, पेशेंट बहुत बार अग्रेसिव होता है तो अग्रेशन मैनेजमेंट के अलग प्रोटोकॉल्स हैं, अलग प्रिंसिपल्स हैं। उस दौरान आपको फिज़िकल फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिज़िकल फोर्स इन टर्म्स कि कहने का ये मतलब है कि पेशेंट अपने आप को हार्म ना करें, इसके वजह से हम पेशेंट को रिस्ट्रेन करेंगे। फिज़िकल फोर्स का मतलब ये नहीं है कि ज़बरदस्ती पेशेंट को उठा के किसी कमरे में बंद कर दिया या फिर पेशेंट को बांध के रख दिया बहुत ज़्यादा टाइम तक, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वर्बल फोर्स मतलब वर्बल फोर्स अगेन पेशेंट को डराना धमकाना, ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए, राइट। अवॉइड फिजिकल एंड वर्बल फोर्स एज मच एज पॉसिबल। जैसे कि दूसरी चीज़ें भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल हम बोल कुछ नहीं रहे हैं लेकिन अवॉइड कर रहे हैं पेशेंट को अटेंशन ही नहीं दे रहे हैं, तो ये भी एक किस्म का एक फोर्स ही हो गया पेशेंट की तरफ से, पेशेंट की टूवर्ड्स, राइट। तो फिजिकल फोर्स में आता है जैसे पेशेंट को ज़बरदस्ती रिस्ट्रेंट करके रखना फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, उस दौरान पेशेंट का ध्यान नहीं देना, या फिर पेशेंट को सेक्लूजन रूम में बंद करके रख देना, राइट। ये सारी चीज़ें ना करें, ये ना ही पेशेंट के लिए हेल्पफुल है, ना ही एक मेंटल हेल्थ नर्स के लिए हेल्पफुल है, ना ही पेशेंट के प्रोग्नोसिस में कहीं से भी पॉजिटिव आउटकम इसका कोई नहीं आने वाला है। तो इसलिए अवॉइड फिजिकल एंड वर्बल फोर्स एज मच एज पॉसिबल। उसके अलावा नर्सिंग केयर इज सेंटर्ड ऑन द पेशेंट एज ए पर्सन एंड नॉट ऑन द कंट्रोल ऑफ सिम्टम्स, राइट। जैसे कि हम बात कर रहे हैं साइकेट्रिक इलनेस फॉर्म करने में या डायग्नोसिस फॉर्म करने में, डायग्नोसिस या फिर कोई इलनेस आइडेंटिफाई करने में सिम्टम्स का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द ट्रीटमेंट, हम बीइंग ए नर्स पेशेंट्स के सिम्टम्स पे ज़्यादा ध्यान ना दें, पेशेंट को एक पर्सन की तरह हम ट्रीट करें, राइट। वो ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक दो पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द सेम कंडीशन, मान के चलिए एक को मेनिया है, दूसरा भी मेनिया ही सफ़र कर रहा है, जैसे बाइपोलर, लेकिन इसके नीड्स अलग हैं और दूसरे पेशेंट के नीड्स अलग हैं। एट द सेम टाइम डिप्रेशन का पेशेंट है तो इस पेशेंट के नीड्स अलग हैं, उस पेशेंट के नीड्स अलग हैं। तो पेशेंट के नीड बेस पे काम करें, ना कि पेशेंट के सिम्टम बेस पे, क्योंकि सिम्टम दोनों के सेम हो सकते हैं लेकिन दोनों के नीड्स अलग हो सकते हैं। जैसे ग्राफिक में आप देख रहे हो, लेफ्ट में जो लेडी हैं उनका ज़्यादातर फोकस नर्स मेडिकेशन के तौर पे हो, या फिर एक प्रॉपर रिलेशनशिप बिल्टअप के लिए हो, या उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या सेल्फ एस्टीम एनहांसमेंट के लिए जो दिख रहा है। वहीं दूसरे पेशेंट जो ओल्ड मैन है वो उनका कहीं ना कहीं कॉग्निटिव डिक्लेन या कॉग्निटिव इम्पेयर दिख रहा है, इम्पेयरमेंट। कंडीशन दोनों की सेम हो सकती है, एल्डरली रिलेटेड इश्यूज या फिर ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे हम बोलते हैं डिमेंशिया, दोनों सफ़र कर रहे होंगे डिमेंशिया से, लेकिन एक को दवाइयों की ज़रूरत है, दूसरे को कुछ दवाइयों के साथ एक्टिविटीज़ की भी ज़रूरत है। तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक कंडीशन से सेम सफ़र कर रहे हैं तो कि दोनों की नीड्स सेम होगी। तो इसीलिए अवॉइड कंसिडरिंग सिम्टम्स इन फॉर ट्रीटमेंट के लिए सिम्टम्स कंसिडर करने से ज़्यादा पेशेंट को कंसिडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले आप ये पता करें पेशेंट की नीड्स क्या है, तो नीड्स बेसिस पे हम काम करेंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा नेक्स्ट वन, all explanations of procedures and other routines are given according to the patient's level of understanding। वर्ड से ही समझ सकते हो, कुछ चीज़ें पेशेंट की समझ में ही नहीं आ रही है, या फिर पेशेंट को आप कोई चीज़ समझा रहे हो लेकिन उसको कुछ पता नहीं चल रहा है, तो ऑब्वियसली कहीं पे भी कारगर नहीं होगा ये। फॉर एग्जांपल हम बात करें कि जैसे कोई 5th ग्रेड का बच्चा है, उसको हम 10th ग्रेड के सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो इसीलिए पहले बीइंग मेंटल हेल्थ नर्स आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि पेशेंट का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, कैसे इसको समझाऊंगी तो इसको समझ में आएगा, तो ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, और एक ज़रूरी बात है यहाँ पे, बहुत बार हम क्या सोचते हैं, मेंटल हेल्थ पेशेंट्स जो होते हैं
रियलिटी से परे होते हैं, तो उनको कोई भी प्रोसीजर या कोई चीज़ करते हैं तो उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। गलत बात। हर पेशेंट कहीं ना कहीं, चाहे वो साइकोटिक हो या रियलिटी से टच नहीं है, तब भी इन सिंपल लैंग्वेज जितना हो सके हम पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम, ये एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं, ये मेडिकेशन हम क्यों दे रहे हैं, ये प्रोसीजर पेशेंट के साथ क्यों हो रहा है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए कभी भी जजमेंटल ना बने कि हाँ मेंटल हेल्थ का पेशेंट है तो ऑब्वियसली इसको कुछ पता नहीं चलेगा, तो हमें सिर्फ हमारा ट्रीटमेंट करना है, तो हमें ये चीज़ देनी है या प्रोसीजर करना है तो हम करके आएंगे, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। गलत बात। यहाँ पे पेशेंट को हो या फिर पेशेंट के घर वालों को हो, उनके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से समझाना ज़रूरी है कि बीइंग ए नर्स मैं क्या कर रहा हूँ और इससे क्या होने वाला है और ये क्यों कर रहा हूँ मैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज़ many procedures are modified but basic principles remains the same या फिर unaltered। मतलब होता है बहुत बार नर्सिंग प्रोसीजर्स जो हैं हमारे, हम प्रिंसिपल्स कहते हैं कि ये चीज़ ऐसे ऐसे होनी है, लेकिन हम उसको अल्ट्रेशन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड या पेशेंट इंटरेस्ट, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बेसिक प्रिंसिपल्स सेम ही रहेंगे। नर्सिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जैसे हो गए पेशेंट की सेफ्टी या पेशेंट का कंफर्ट, पेशेंट की प्राइवेसी, मेंटेनिंग थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मटेरियल, ये सारी जो नर्सिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं ये तो सेम ही रहेंगी। लेकिन बहुत बार इसको हम जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से हमें इन प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करना है, उसका तरीका बदल सकता है, उसका मेथड चेंज हो सकता है उसको। क्योंकि फॉर एग्जांपल हम सेफ्टी की बात करते हैं, पेशेंट सेफ्टी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम पता है कि पेशेंट सेफ्टी में हम क्या क्या करते हैं, इन टर्म्स ऑफ ड्रग हो, इन टर्म्स ऑफ पेशेंट एनवायरनमेंट हो, ये सारी चीज़ें हमें पता है। लेकिन बहुत बार फॉर द पेशेंट्स नीड्स हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, लेकिन पेशेंट सेफ्टी ध्यान में रख के ही करेंगे, करेक्ट। एट द सेम टाइम पेशेंट कंफर्ट, पेशेंट की प्राइवेसी, प्राइवेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइडेंटिफिकेशन या फिर पेशेंट की जो चीज़ें पेशेंट कर रहा है वो बाहर डिस्क्लोज़ करना नहीं है, क्योंकि यही एक चीज़ है एक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप बनाने में बहुत मददगार होती है। पेशेंट ट्रस्ट करके आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, अनटिल एंड अनलेस वो उसके थेरेपेटिक इसमें हेल्पफुल रहेगा तब तक आप शेयर कर सकते हो। लेकिन किसके साथ शेयर कर सकते हो ये भी लिमिटेड है। तो हर एक चीज़ आप हर एक को नहीं बताते हुए घूम सकते, राइट। क्योंकि चीज़ों की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये सारे बेसिक नर्सिंग प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और नर्सिंग के, जैसे हमने कहा था, ये सेम ही रहेंगी, लेकिन इसको करने का तरीका बदल सकता है या फिर इसको मॉडिफाई करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गए ओवरऑल 12 प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और जब आप वार्ड में पेशेंट के साथ डील करने जाएंगे या फिर पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करने जाएंगे या फिर पेशेंट के साथ कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने जाएंगे, तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इनको आप ध्यान में रख के काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके नॉलेज एनहेंसमेंट में ये बहुत मददगार रहेगा। थैंक यू सो मच।